हम लोग जो है ये ऑप्टिकल जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके बारे में हम लोग को पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोग देखे थे गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एम मीटर एंड मीटर ब्रिज। ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने देखा था और सिंपल सिंपल सा चीज है। तो वैसे ही इसमें से एक और डिवाइस पढ़ना होता है हमें, वो है पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग का पोटेंशियोमीटर और पावर बचा हुआ है, तो उसे आज हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद यस। टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, नहीं तो तो चैप्टर आज, खत्म फिर। हाँ आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर। सर एचसीवी का दोनों चैप्टर खत्म। हाँ, सेकेंड वाले में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दे रखा है ना, उसमें एचसी पर में बहुत ज्यादा कुछ दे रखा है, उतना कुछ हमें नहीं पढ़ना है। उसमें बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ाई होता है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो रीडिंग करना होगा तो एक बार कर लेना। ठीक है, उतना हमें पढ़ना नहीं है वैसे। बैटरी के अंदर का सर्किट दे रखा है, फिर केमिकल रिएक्शंस, ये सब चीजें दे रखा है, सीबेक इफेक्ट। ठीक है, यस सर। तो उतना कुछ हमें पढ़ना नहीं है, तो जितना पढ़ना है उतना देख लेंगे। बाकी है रीडिंग कर लेना, कहीं दिक्कत बुझाए तो उसे पूछ सकते हो। तो हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है एक डिवाइस है, जिससे हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम इसे मोस्टली यूज करते हैं किसी भी सेल है हमारे पास तो उसका ईएमएफ कितना होगा वो जानने के लिए, या फिर दो सेल्स हैं तो उनका ईएमएफ कंपेयर करने के लिए, या फिर कोई हमारे पास सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता करना हो तो कितना होगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम अलग दो तीन कैटेगरीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजेस हम एक साथ ही लिख देखेंगे क्या क्या चीज में यूज होता है। तो ये कैसा कंस्ट्रक्शन होता है इसका, उस चीज पे अगर हम डिस्कस करें तो इसमें दो सर्किट्स होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, इसमें दो तरह का सर्किट मिलेगा हमें, एक प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। तो हम सबसे पहले प्राइमरी सर्किट के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो जितने भी वेरिएशंस हमें मिलेंगे उसमें प्राइमरी सर्किट हमेशा सेम चीज रहेगा। तो प्राइमरी सर्किट से हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं, क्या क्या होगा, वो चीज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है ऐसा होता है, इसका प्राइमरी सर्किट, ये हमारे पास कोई एक सेल है जो कि हमारा नोन होगा, तो हम इसे ई और आर डैश बोल रहे हैं या आर लिख रहे हैं फिलहाल। ये इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ऐसा सर्किट है। यहाँ पे हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं इस दो एंड से। ठीक है, ए और बी, ये भी वायर है लेकिन ये वायर खास रहता है। तो ये जो वायर है इसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, इसका लेंथ ऑफ ए बी हम लेट से बोल रहे हैं कि इसका लेंथ जो है कुछ एल है। ठीक है, एल नॉट लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ ए बी जो है एल नॉट है। इसका रेजिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो लेट से कि हमारा आर है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो ये जो सर्किट हमें सिंपल सा दिख रहा है, एक बैटरी और दो रेजिस्टेंस का, यानी कि यहाँ पे भी ए बी जो दिख रहा है वो भी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो ये जो सर्किट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये जो सर्किट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें से करंट आई बह रहा है। तो इस सर्किट में अगर हम करंट आई की बात करें, ठीक है, इस प्राइमरी सर्किट की करंट की अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है कि करंट जो होगा ई बाई आर प्लस आर होगा। तो अगर इतना है तो हम यहाँ से पोटेंशियल ऑफ ए बी लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा आई इंटू आर। तो हम इसे बोल सकते हैं ई आर बाई आर प्लस आर। ठीक है, यानी कि इतना कुछ हम इससे जान सकते हैं।
लेकिन मोस्टली सिचुएशन में हमें ये फाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम लोग एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, एक्स। ठीक है, एक्स क्या होता है? तो इसे हम बोलते हैं कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे जो है हम ए बी के लिए लिख रहे हैं, यानी कि ए बी लेंथ में हम देख रहे हैं, तो एक्स बोल रहे हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए बी डिवाइड बाई लेंथ एल नॉट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इसका जो यूनिट होगा, ध्यान से देखें तो ये यूनिट जो है वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही यूनिट आया करता था, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो एक्स हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी डिवाइड बाई एल नॉट। तो हमारा प्राइमरी सर्किट इसे कहते हैं। प्राइमरी सर्किट से हम इतना कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हर सिचुएशन यानी किसी भी चीज के लिए हम यूज करेंगे तो उसके लिए ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर है तो उसके लिए ये जो प्राइमरी सर्किट है ये फिक्स्ड है। जो भी चेंजेस या वेरिएशन हमें करना होगा तो हम सेकेंडरी सर्किट में करेंगे। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं सेकेंडरी सर्किट का, तो एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। कोई भी अगर हमारे पास सेल है तो उसका ईएमएफ पता करना हो तो हम उसका यूज करेंगे। कैसे? तो हमने बोला कि इसका जो प्राइमरी सर्किट है वो भाई फिक्स रहेगा, तो हम उसे जैसा था वैसे हम बना देते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा कभी भी। हो सकता है ये ईएमएफ दे दे, इसका रेजिस्टेंस ना दे, कुछ भी दे। ठीक है, तो हम आरडेस बोल रहे हैं। ये ए है, ये बी है। ठीक है, हम एक्स यहाँ डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, हम इसी के टर्म में सब चीज फाइंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम ऊपर जैसा फाइंड कर रहे हैं वैसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो करंट हम निकाल सकते हैं, करंट निकल गया तो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल बाय लेंथ कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन 90% केसेस में हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया रहेगा या फिर उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर, जरूरत पड़ा तो हम एक्स यूज कर रहे हैं जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो है हमारा प्राइमरी सर्किट है। तो हमने बोला प्राइमरी सर्किट तो फिक्स रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें एक दूसरा सर्किट यहाँ से कनेक्ट करते हैं जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। यानी कि जो हमारा बैटरी था इसको हम ऐसा कनेक्ट किए और यहाँ एक जॉकी लगाकर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ठीक है, ये जॉकी है। जॉकी क्या होता है कि इस वायर से टच होता है, हम उस पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मूव करके इस पॉइंट सी को बोल रहे हैं कि यहाँ से कि सी जो पॉइंट है इट इज नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बैलेंसिंग पॉइंट जहाँ पे जो पोटेंशियल जीरो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जीरो हो, यानी कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर जीरो हो, यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो हो जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऐसा सर्किट है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, लेट से यहाँ से एल दूरी पे आया है, तो इसमें से करंट जो बह रहा है वो तो जीरो बह रहा है। सर्किट क्लोज है फिर भी करंट जीरो बह रहा है, यानी कि ऊपर जो करंट आई नॉट बह रहा था वो अपना वही बहेगा। यानी कि एक जो हम अपर सर्किट यानी प्राइमरी सर्किट से फाइंड किए हैं वो सेम रहेगा। यानी कि सेकेंडरी सर्किट यानी नीचे वाले सर्किट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। इसमें प्राइमरी सर्किट से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है।
ठीक है। प्राइमरी सर्किट से इस सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, नहीं कि इसके अंदर जो करंट है वो प्राइमरी से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है ये ईएमएफ ई है और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस लेट से आ रहा है। तो यहाँ पे हमें करंट जीरो दिख रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन दो पॉइंट्स को, यानी कि पी और क्यू को, तो सर्किट से हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो पैरेलल है, यानी कि फ्रॉम फिगर या सर्किट हमें ये दिख रहा है कि पोटेंशियल ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पी क्यू, यानी कि ए का पोटेंशियल पी के बराबर है, सी का पोटेंशियल क्यू के बराबर है। इसमें करंट तो बह नहीं रहा है। पोटेंशियल ऑफ पी क्यू अगर ध्यान से देखें तो हमें ई माइनस आई आर होता, लेकिन आई तो जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि ये ई ही होगा। पोटेंशियल ऑफ ए सी देखें तो ये हम एक्स इंटू एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये चीज लिख सकते हैं तो यहाँ से जो हमारा अननोन ईएमएफ था, एक्स हमें पता है क्योंकि प्राइमरी सर्किट के लिए हमारा सब कुछ जानकारी है। एल हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, मीटर लगा हुआ है उससे, तो एक्स इंटू एल कर दिए तो हमारा अननोन ईएमएफ ई आ गया। तो ई इजकल टू यहाँ से हमें क्या मिला, ई इजकल टू एक्स इंटू। क्लियर है। तो हमें दिखा कि अगर सेकेंडरी सर्किट हमने ऐसा लगाया है तो हमें अननोन ईएमएफ का रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, अन्य अननोन सेल का अननोन ईएमएफ हमने फाइंड कर दिया। क्लियर है ये। यस सर। सेकेंड सेकेंड जो हम लोग यूज करते हैं टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, दो सेल्स है जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता है लेट से, और हम उसके ईएमएफ को कंपेयर करना चाहते हैं, कौन ज्यादा है कौन छोटा है, कितना ज्यादा है कितना कम है। तो भी हम लोग क्या करते हैं, ये चीज यूज करते हैं। कैसे, तो प्राइमरी सर्किट जो है हम फिर से सेम ही रखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ई हो गया, ये आर। सेकेंडरी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कनेक्शन कर देते हैं, यानी कि हमें दो अननोन ईएमएफ्स का निकालना है तो एक ही साथ दोनों को हम लिख सकते हैं या बारी बारी से ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके हमने जोड़ दिया। ठीक है, हमें दिख रहा है कि दो स्विच हैं K1 एंड K2, ये है E1 R1, E2 R2। अब ध्यान से देखें तो अगर हम बोल रहे हैं कि सी बैलेंसिंग पॉइंट है, इफ K1 को हम क्लोज कर दें एंड K2 को ओपन रखें, इस केस में बोलें कि अगर हमारा L1 जो है ये बैलेंसिंग पॉइंट है, हम ए से दूरी को माप रहे हैं, तो इस केस में बताओ कि नीचे वाला जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है तो इसका कोई रोल तो रह नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले का रहेगा। और ऊपर वाला हमें दिखा कि अभी जो केस वन किए थे वही है, तो वहां से हम बोल सकते हैं E1 इक्वल टू एक्स L1 होगा। ठीक है, एंड इफ K1 को अब ओपन कर दें और K2 को क्लोज्ड कर दें, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में हम बोल रहे हैं कि L2 जो है ये बैलेंसिंग पॉइंट है। सर तो फिगर में दोनों K1 ही आप लिख दिया। अच्छा सॉरी, ये K2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो K1 को ओपन कर दे तो ऊपर वाला जो E1 हमारा दिख रहा है सर्किट, ओपन सर्किट है, नहीं उसका कोई रोल नहीं रहेगा। नीचे वाले को अगर देखे बैलेंसिंग पॉइंट है तो करंट तो जीरो है, यानी कि इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल E2 ही रहेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E2 इक्वल टू एक्स इंटू L2। कोई दिक्कत। अब हमें दोनों में कंपेयर करना था, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट
कंपेयर करना है तो फिर रेशियो ले सकते हैं, यहाँ से मिल रहा है L1/L2, कंपैरिजन हो गया। अगर कोई एक ईएमएफ पता होता तो दूसरे का वैल्यू हम लोग फाइंड कर भी सकते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ भी दिख रहा है कि प्राइमरी सर्किट जो है वो हमारा सेम है, फिक्स्ड है, लेकिन सेकेंडरी में ही जो हम वेरिएशन करे हैं, जो भी करना था सो करे हैं। क्लियर है? एनसीईआरटी में देखोगे तो वही वायर्स इधर उधर ले जाकर अजीब टाइप का फिगर दे रखा है, लेकिन अगर ध्यान से अगर गौर करोगे फिगर को अरेंज करने का तो यही सर्किट हमें नजर आएगा। थर्ड केस, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, और एक चीज इसमें हम ये चीज ध्यान बोलेंगे कि हमेशा हम क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं इस चीज को ध्यान रखना है। यानी कि हमें सर्किट सॉल्व करने आता है, कभी क्वेश्चन में हो सकता है वेरिएशन अलग अलग देता है, तो अगर डायरेक्ट टीसी वेरिएशन पे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हो सकता है सर्किट में कुछ चेंजेस करे, तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ भाई हम यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकेंड सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी। तो खैर यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हम पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जो हमारा प्राइमरी सर्किट है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ए है, ये बी है, ये ई है, ये आर डैश, एक्स तो एक्स है ही। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सेकेंडरी सेल हम ऐसा बनाते हैं, सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट जो है इस तरीके का रहता है। हम क्या करते हैं कि एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो है वो नॉन रेजिस्टेंस, इसको हम ऐसा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, इसको बोल रहे हैं K1, इसको बोल रहे हैं K2, ये है R, ये है EMF E, और ये स्मॉल r। हमें यहाँ पर्पस है स्मॉल r को फाइंड करना। ये सर्किट हो गया। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से बोलें कि इफ क्या हो रहा है, K1 अगर हम क्लोज्ड कर दें एंड K2 को ओपन रखें, ठीक है, K1 क्लोज्ड K2 ओपन, सॉरी उल्टा कर दिए, K2 क्लोज्ड K1 ओपन, तो क्या मिलेगा यहाँ से, इसको K2 कर दो, K1 K1, ठीक है। तो यहाँ से L1 बैलेंसिंग पॉइंट, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बताओ ध्यान से देखकर। K2 को हम ओपन रखे, यानी कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। नीचे वाले अगर ईएमएफ से देखे तो ये हमारा फर्स्ट केस ही बन रहा है, यानी कि इक्वल टू एक्स इंटू L1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम यस क्या सर। करें सेकेंड केस, इफ K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड, ठीक है, बोथ आर क्लोज्ड, बोथ आर क्लोज्ड यानी कि ऐसा सिचुएशन आ गया। इस केस में अगर हम बोल रहे हैं कि L2 आ रहा है हमारा बैलेंसिंग पॉइंट, यानी कि ये डिस्टेंस ही हम मेजर कर रहे हैं, तो L1 L2 वहीं से आएगा, AC का वैल्यू, तो ये चीज आ रहा है। यानी कि अगर बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है तो यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ से करंट जो है वो आई जीरो जा रहा है, इधर से करंट आई जीरो जा रहा है। लेकिन अगर हम इस सर्किट की बात करें, इस सर्किट की, यानी कि ऐसा हमारे पास एक सर्किट है, इधर से ना करंट जो है जीरो आ रहा है, इधर से जा भी जीरो रहा है, ये ईएमएफ है, ये रेजिस्टेंस आर आर है, तो क्या इसमें एक करंट ऐसा दिखेगा, बोलो, दिखेगा? यस सर। ठीक है, यानी कि इसमें करंट बह रहा होगा, लेकिन इधर से कोई करंट नहीं आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट को P बोले और इस पॉइंट को Q बोले तो फिर से पैरेलल है, पोटेंशियल ऑफ AC जो है PQ के बराबर ही होगा। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है अगेन पोटेंशियल ऑफ PQ इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ AB के बराबर है।
तो पोटेंशियल ऑफ पी क्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन पोटेंशियल ऑफ ए बी अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एल टू होगा। ठीक है, हमें तो स्मॉल आर चाहिए, तो पोटेंशियल ऑफ पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और आई डैश का अगर हम वैल्यू लिखे तो ई बाई आर प्लस आर है। तो भी पी क्यू ध्यान से देखें तो हमें आई डैश इंटू आर दिख रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं क्या, ई आर बाई आर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज दिख रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से देखें, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि ई आर बाई आर प्लस आर इजकल टू एक्स इंटू एल टू। ठीक है, दोनों जगह से हम आके देख रहे हैं तो ये चीज आ रहा है। ई का वैल्यू हम लोग पहले से फाइंड कर रखे थे, यानी कि एक्स इंटू एल वन है, आर बाई आर प्लस आर इजकल टू एक्स इंटू एल टू, एक्स से एक्स गया। यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो स्मॉल आर ध्यान से देखे तो कितना हो जा रहा है, बोलो। रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इजकल टू एल वन बाई एल टू। तो आर से मल्टीपल हो जाएगा आर, यानी कि आर सर एल वन आर बाई एल टू माइनस वन, ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्या होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इसी बुक के ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन करके क्वेश्चन दिया है, 22, 23 एंड 24, इसे ट्राई करना है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सर एक बार डेरिवेशन दिखाइएगा। और ऊपर नो सर, ये यस सर हो गया। ठीक है, वायर ए बी जो कह रहा है वो 1 मीटर का है, फिगर बना देते हैं। ये E1 है, यहाँ से ऐसा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है। ठीक है, ये E2 है, ये स्मॉल आर है। E2 का वैल्यू दे रखा है 1.02 वोल्ट। वायर ए बी का लेंथ 1 मीटर बोल रहा है अगर ये स्विच के जो है, के को अगर हम ओपन रखते हैं तो जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट, यानी कि L1 की बात कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 51 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब बोल रहा है कैलकुलेट फर्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकेंड E1, and third when K is closed will null point shift towards A और B।
क्वेश्चन क्लियर है? आ गया? हेलो? यस सर। आ गया? पहला क्या कर रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कर रहा है, E2 का वैल्यू दे रखा है, L1 वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से देखो ध्यान से कि अगर हम स्विच ओपन है तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि इससे जो करंट जा रहा होगा वो तो जीरो ही होगा बैलेंसिंग पॉइंट में। तो E2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं x इंटू L1 होगा। यहाँ से x ही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, E2 बाई L1 यानी 1.02 डिवाइड बाई 51 सेंटीमीटर, 100 मीटर में कर दिए। ये हमें दिख रहा है 2 वोल्ट पर मीटर। ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं फिगर से, क्योंकि AB का लेंथ दे रखा है 1 मीटर। तो AB का लेंथ 1 मीटर है और पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 वोल्ट पर मीटर है, तो ये हम बोल सकते हैं 2 इंटू 1 होगा, यानी कि 2 वोल्ट होगा। ऊपर वाले सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो रेजिस्टेंस नहीं है यानी कि जो भी रेजिस्टेंस था AB के क्रॉस ही था, तो जितना AB का पोटेंशियल होगा वही E1 का भी पोटेंशियल होगा, जो क्योंकि ये पैरेलल में है इसलिए हम बोल सकते हैं कि E1 के बराबर हो। थर्ड बोल रहा है कि K को जब हम क्लोज कर दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, नल पॉइंट पे। तो ध्यान से देखें कि ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है उससे वैसे भी करंट जीरो जा रहा है, यानी कि उसका रहना नहीं रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो ही है। तो अगर हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं यानी कि क्लोज कर देते हैं, तो जो हमारा करंट है अभी भी जीरो ही जा रहा है इस सर्किट से, तो हमें कोई फर्क दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई फर्क नहीं दिख रहा है यानी कि क्या होगा आंसर? क्लियर है? इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाला आज ही जाके क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 कर लेना, क्योंकि इसी पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा है शायद 22 और 23, 24 उसी पे। एक तो शायद सेम क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है शायद, और एक जो है वो थोड़ा सा और उसमें सर्किट को अलग तरीके का बना के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो तीनों क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। थर्मल पावर, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो यानी कि रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये जो है हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, यानी कि इधर प्लस है इधर माइनस है। हायर पोटेंशियल पे है इन, दूसरा इन लोअर पोटेंशियल पे, तो हम जानते हैं कि इसमें से करंट बहेगा वो आई बहेगा। या फिर
अगर इस करंट के बदले हम चार्ज फ्लो कराते तो चार्ज क्यू बहता टी टाइम में। इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बोल दे कि वी है, तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसमें से चार्ज क्यू गया, तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज को जाने में वर्क कितना हुआ होगा। बोल सकते हो? क्यू इंटू भी, ये लिखेंगे ना। अगर हम पावर की बात करें तो पावर हम जानते हैं कि जो होता है वर्क डन बाई टाइम होता है। सारे टर्म्स हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसलिए हम ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पावर जो होता है रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो वर्क डन बाई टाइम, तो ये हमें दिख रहा है क्यू बाई टी। क्यू बाई टी जो दिखता है वो हमें आई दिखता है, तो हम बोल सकते हैं पावर इजकल टू आई इंटू वी होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस है तो वी, क्या आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, या फिर वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें दिख रहा है कि ये हमें पावर इसमें दिख रहा है, यानी कि पावर कंज्यूम्ड बोलेंगे, या फिर जो है ये ही जितना पावर कंज्यूम हुआ वही हीट में ये रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर हमें हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी कहा जाए, एनर्जी की बात की जाएगी, तो एनर्जी जो होगा वो P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम होता है। तो हम लिख सकते हैं आई वी टी, या फिर आई स्क्वायर आर टी, या फिर वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एच से मोस्टली लिखते हैं, जिसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, 10th क्लास में था जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो एच इक्वल टू लिखते थे हम लोग आई स्क्वायर आर टी, याद है? हीटिंग इफेक्ट। और वहां पे तो हम लोग ये जो ऐसा पढ़ते थे कि जो हीटिंग इफेक्ट हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ हम फॉर्मूले से इतना मैच्योर हो गए कि अब समझ सकते हैं कि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, यानी कि इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। इस पे बेस्ड एप्लीकेशन क्या है इसका? हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या था, बोलो? गीजर। गीजर, जी वाई होता है ना, गीजर, हीटर, आयरन। आयरन, बल्ब फिलामेंट वाला। ठीक है, इसमें भी होता है एलईडी वाले में, लेकिन उसमें देखेंगे कैसे होता है। और क्या बोल सकते हैं? फ्यूज। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हीटिंग इफेक्ट में ही काम करते हैं। ठीक है, बहुत जगह अगर हम देख रहे हैं तो हीट हो रहा है, फायदा है। हीट लॉस में अगर हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो लॉस भी है। तो यहाँ पे हम लोग इसे फायदे में यूज करते हैं, हीटर हो गया, गीजर हो गया, आयरन हो गया, यहाँ पे हम लोग अपना फायदा निकालते हैं, यानी गर्म कर रहे हैं तो करो, हम तो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज था हमारा कि अगर यूजेस की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि अगर हीट हो रहा है तो हीट से यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट ऑफ हीट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या यूज करते हैं, बोलो? हीट एनर्जी, जूल। जूल यूज करते हैं, या फिर कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.2। कितना? 2 या फिर 1/8 जूल, यानी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग 2 यूज कर लेते हैं। फिर एक कमर्शियल यूनिट होता है, वो क्या होता है? किलोवाट आवर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर को जूल में कितना लिखते हैं? 36,000। ठीक है, जैसे किलो है तो 10⁻³ वाट है तो वाट जूल पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर है तो उसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 60 × 60 सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल, ये हमें दिख रहा है 3.6 इंटू 10⁻6, 3 2 5 और 1 6, इतना जूल।
ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इतना कुछ हमें दिख रहा है कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू है। इसके बाद जो है, अगर हम लोग देखते हैं कि करंट जो है टाइम वेरिएबल है, तो I²RT में क्या करेंगे, dt कर लेंगे। जैसे कि इसी इक्वेशन में अगर हम बोले कि इफ I जो है फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, वेरिएबल हो, तो इसके लिए अगर हम हीट लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, R तो कॉमन हो जाएगा, I²dt। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम t है, तो जहां से जहां तक पूछेगा कितने देर से इतना, तो हम लिमिट पुट कर लेंगे और सॉल्व कर। इसके बाद है बल्ब का रेटिंग, रेटिंग ऑफ बल्ब। बल्ब या कोई भी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की हम बात कर लें, तो यहाँ पे हम बल्ब एज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, चलो इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेते हैं, डिवाइस। ठीक है, मोस्टली हम लोग बल्ब ही यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो इसलिए बल्ब लिए थे। जैसे देखे होंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, तो बल्ब का रेटिंग अगर हम देखेंगे तो उस पर ऐसा कुछ लिखा होता है, 100 वाट या 9 वाट, 10 वाट, जो भी है, 220 वोल्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब का ये चीज रेटिंग दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। 100 वाट यानी कि हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Power. 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि इतना एनर्जी पर सेकेंड जो है कंज्यूम हो रहा है, यानी कि 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, ये जो है इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा इफ ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। इसका मतलब यही होता है कि अगर 100 वाट है, यानी कि 100 एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा इफ ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट पे, अगर हम इसे यूज करेंगे, यानी कि 100 जूल पर सेकेंड ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर है, यानी कि ये चीज रिप्रेजेंट करता है किसी भी डिवाइस के लिए, कि अगर कोई भी डिवाइस का रेटिंग दे रखा है, तो एक सेकंड में वो कितना एनर्जी जूल जो है खर्च करेगा, वो चीज को रिप्रेजेंट है। जैसे आजकल एलईडी बल्ब आ रहा है 9 वाट का, 12 वाट का, तो 9 वाट कहने का मतलब यही है कि एक सेकंड में वो 9 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इंडिया में जो भी डिवाइसेस होते हैं वो 220 वोल्ट में ही रहता है, तो 220 तो रहेगा ही। 12 वाट जो हम बोलते हैं, तो उसका मतलब यही हुआ कि वो 12 वाट एनर्जी जो है खर्च करेगी, 12 जूल एनर्जी पर सेकंड खर्च करेगी। क्लियर है ये रेटिंग? इसमें किसी को दिक्कत? बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा 3 बल्ब दे रखे हैं, ठीक है, ए, बी एंड सी। इसका रेटिंग है 200 वाट, 220 वोल्ट। इसका रेटिंग है 100 वाट, 220 वोल्ट। और इसका है 50 वाट, सबका 220 वोल्ट ही है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इफ these are connected, यानी कि ए बी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो विच सीरीज, सॉरी, पैरेलल, पैरेलल with a cell of 220 volt, then will glow brighter। ठीक है, तो बोल रहा है कौन ज्यादा ब्राइटर जलेगा। ठीक है, बता सकते हो ब्राइटनेस जो है किसका ज्यादा होगा? Gray. हाँ,
किस फैक्टर पे हम इसे डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई ब्राइटनेस ज्यादा होगा या कम होगा? रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। रेजिस्टेंस से देखेंगे तो गड़बड़ आएगा। हमेशा ब्राइटनेस जो होगा उसका ज्यादा होगा जो जितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, जो पावर कंज्यूम करेगा ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो पावर से हमेशा देखना है कि किसका पावर ज्यादा है। अगर पावर जिसका ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तीनों जो बल्ब हैं ये हमें पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड हैं। इसे 220 वोल्ट से हमें कनेक्ट कर दिए, ए बी सी। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यार सबका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर किसका है? अगर हम पावर की बात करें यहाँ पे तो सबसे ज्यादा ए का है, फिर बी का है, फिर सी का है। तो ब्राइटनेस भी किसका ज्यादा होगा? ए का। ए का, फिर बी का, सबसे डल सी चल रहा होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम बोलते कि कनेक्टेड इन सीरीज, सर रेजिस्टेंस फाइंड करके नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करके क्यों नहीं करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। इफ ए बी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? सर ए ग्रेड एंड बी ग्रेड एंड सी। नहीं, यहाँ ध्यान से देखो, ऐसे तीन तीन बल्ब बल्ब को है 220 वोल्ट से हम कनेक्ट कर दिए। क्या सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल है सेम होगा? यानी कि अगर हम V1 बोलते हैं, V2 बोलते हैं और ये V3 बोलते हैं, क्या सबके अक्रॉस सेम होगा? नो सर। V1 V2 V3 जो है आपस में सेम नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं है। लेकिन अगर हम करंट माने I तो I तो सब में सेम होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम पावर को देखें तो हम आई स्क्वायर आर से देख सकते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि इस केस में जिस पावर वही ज्यादा कंज्यूम करेगा, यानी कि पावर विल बी मोर कंज्यूम्ड विच हैव लार्जर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ रेटिंग में हमें पोटेंशियल सेम दे रखा है। तो इस रेटिंग से हम देख के बता सकते हैं किस रेटिंग से कि ये भी सेम है। तो यहाँ पे पावर अगर हम यूज करेंगे तो भी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे। पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सबसे कम है, रेजिस्टेंस ऑफ बी, फिर रेजिस्टेंस ऑफ सी। यहाँ से तो हमें ये दिख रहा है। ठीक है, और इस केस में जब हम आ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि पावर जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इसमें करंट सबसे सेम पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस अलग अलग है। यानी कि जो रेटिंग है उतना पावर इस समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम उसे उतना पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं लगाए हैं। क्योंकि रेटिंग क्या है, 220 वोल्ट पे जब लगाएंगे तब ए जो है 200 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। यहाँ पे उसे 220 नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, तो उसके हिसाब से पावर होगा। हाँ, तो हम जानते हैं करंट तो सेम है, तो इस केस में हम करंट के हिसाब से देखें तो पावर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि सी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि ब्राइटनेस जो होगा
ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो C सबसे ज्यादा होगा, फिर B होगा और फिर A होगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस को ध्यान में नहीं रखना है। क्या रखना है? पावर। जो जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कि वही उतना ज्यादा ब्राइटनेस देगा। तो कभी भी ब्राइटनेस वाले अगर सवाल आते हैं तो इसी चीज को माइंड में रखना है कि कौन कितना ज्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो बल्ब वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, या फिर सीरीज पैरेलल दे देगा, बोलेगा कि इससे कितना एनर्जी है, तो करंट फाइंड करके सॉल्व कर सकते हो सर्किट अगर सॉल्व करने आता है तो। इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? नो सर, आवाज आ रहा है। बोल नहीं रहे सब। ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट्स हैं, उन चीज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो पहला, जैसे कि जो फिलामेंट वाला बल्ब हुआ करता था वो मोस्टली कब फ्यूज होता है, बता सकते हो? जब बिजली तुरंत से आया तभी, या फिर हम तुरंत स्विच ऑन करते हैं तब, उसी समय फ्यूज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। यस हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो क्यों होता है वही सवाल है। ठीक है, मोस्टली का बात कर रहे हैं, हमेशा का हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसी समय पे फ्यूज होता है, क्यों? आखिर उस समय पे ऐसा क्या हो जाता है? बोलो। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। जैसे कि हम जो फिलामेंट वाला बल्ब यूज करते हैं, तो मोस्टली कब फ्यूज होता है? या तो करंट आया तभी फ्यूज होता है, आता है तुरंत फट दे फट सा आवाज करता है और फ्यूज हो जाता है। या फिर हम स्विच को ऑन किए हैं तब फ्यूज होता है। लंबे समय से अगर जलते रहता है तो उतना वो जल्दी फ्यूज नहीं होता है जितना कि हम जब स्विच को जस्ट ऑन किए हो तब फ्यूज होता है। ऐसा होता है? बोलो। यस सर। ठीक है, कभी देखे ही नहीं क्या ये? सर क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है और वो ज्यादा वाट का होता है, इसीलिए मे बी। ज्यादा वाट का तो रहता है तो क्या दिक्कत है? तो कभी भी होना यस, चाहिए। मेरा सवाल ये है कि उसी समय पे ज्यादा क्यों होता है जब हम ऑन करते हैं, यानी कि जस्ट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज होता है तो उसका। सडन चेंज की वजह से ही होता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही बढ़ रहता है। जाता है। हाँ। टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, तो हीट तो होता ही है, टेम्परेचर बढ़ता ही है। अगर ध्यान से देखोगे तो जो रेजिस्टेंस है उस समय क्या रहेगा बताओ? एट टी इजकल टू जीरो, लेट से करंट तो है नहीं, फ्लो नहीं था, तो जो फिलामेंट था वो ठंडा था। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रहा होगा। जैसे ही टी इजकल टू जीरो पे स्विच जो है ऑन हुआ, इज ऑन, ठीक है, करंट पास हुआ। करंट पास हुआ तो हीट हुआ होगा। हीट होने से तुरंत उसका रेजिस्टेंस जो होगा बढ़ गया होगा।
जैसे ये जो चेंज है ये सडन का चेंज है, ये जो है इनर्सिया वहां पे भी लग रहा है, ठीक है। तो खैर हम इनर्सिया में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टी इक्वल टू 0 पे स्विच इज ऑन, तो हीट होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल जो है ये तो 220 वोल्ट, ये हमारा कांस्टेंट सप्लाई हुआ है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इस केस में हम देखते हैं कि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। पावर जो है ये चीज होता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर स्विच को ऑन किए तो हीटिंग हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, तो पावर खत्म घटेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हीटिंग होगा वैसे वैसे पावर घटेगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पावर जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा जैसे जैसे हीट होगा। तो यानी कि इस कंक्लूजन से हमें निकल ये रहा है कि पावर जो है मैक्सिमम इज व्हेन स्विच इज जस्ट ऑन, ठीक है। स्विच को जस्ट जब ऑन करे हैं उसी समय पे इस ये जो है मैक्सिमम पावर इसमें पास हुआ होगा। और मैक्सिमम पावर है यानी कि मैक्सिमम ब्राइटनेस, ब्राइटनेस होने की वजह से वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि फ्यूज, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पावर उस समय पे कंज्यूम करता है, तो इसीलिए जो फ्यूज होने के चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा उस टाइम पे होता है। क्लियर है? दिस इंप्लाइज चांसेस ऑफ फ्यूज विल बी हाईएस्ट, ठीक है। इसी समय पे क्या होता है, हाईएस्ट चांस होता है इसको फ्यूज करने के लिए, इसलिए उस समय पे मोस्टली फ्यूज होते हैं बल्ब्स। सेकेंड चीज, इस बात में किसी को और कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। क्लियर है सबको कहानी? ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ये चीज देखे हुए कि अगर हम किसी भी बल्ब, यानी कि वही हम उसी फिलामेंट वाले बल्ब की बात कर रहे हैं, तो उस बल्ब की अगर हम लोग देखते थे कि अगर हम उसे बहुत लार्ज समय तक यूज करें, ठीक है, निकल लंबे समय तक बहुत अरसे से चलते आ रहा है, तो उसमें हमें देखते थे कि ये जो बल्ब है ये हम लोग का कि डल जलने लगता था, इससे कम हो जाता है, ऐसा देखे हो? बोलो। यस सर। डिक्रीजेस, ठीक है, विथ टाइम हम बोल रहे हैं लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर हम इसे यूज करें हो तो इसका जो डलनेस हो जाता है यानी थोड़ा लो जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन कर सकते हो? सर बहुत देर तक जला है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड मतलब इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो कारण से पावर भी कम हो गया। रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो गया? सर क्योंकि R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी वो तो टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो वो तो जल रहा है, तब लंबे समय का इफेक्ट हम पूछ रहे हैं। वो तो उस समय के लिए तो है ही कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ा तो पावर घटेगा, ब्राइटनेस कम होगा। लेकिन जैसे होता है ना कि हम एक बल्ब को महीना 4 महीना से चल रहा है, 5 महीने से चल रहा है, उसको हम लोग जलाते भी हैं तो उसका डल ही रहता है लाइट, ठीक है। बहुत दिन बहुत पुराना हो जाता है तो जैसे नए नए लाते हैं तो ज्यादा ब्राइटर रहता है, वही 1 महीना पुराना बल्ब यूज करो तो थोड़ा सा डल रहता है। सेम चीज, सेम कंपनी, सब कुछ फिर भी, ठीक है। एक तो वो इफेक्ट है ही कि हीटिंग हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि घर के जो भी डिवाइसेस होते हैं वो 220 वोल्ट पे ही कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ये जो है कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो रहता है। ये चीज तो हम जानते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि लंबे समय तक यूज करने से क्या होता है। तो वो जो तुम इफेक्ट बोले वो तो है ही,
कि हाँ भाई अगर हम इसे जला रहे हैं तो हीट हो रहा है, हीट की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगा, तो डलनेस तो होगा ही। लेकिन अगर बहुत लंबे समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये भी इफेक्ट होता है, यानी कि फर्स्ट इफेक्ट तो हम ये लिख ही देते हैं कि हीट होगा, हीट की वजह से रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा। ठीक है। सेकेंड, हम फिलामेंट की अगर हम बात करें तो फिलामेंट जो होगा वो जल रहा है, टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है। ठीक है। अगर बहुत लंबे समय तक अगर हम यूज करें तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने से उसका कुछ लेयर जो है ऊपर से रिएक्शन कर जाता है, तो उसमें वो थिनर हो जाता है। ठीक है। उसका थिकनेस जो है कम हो जाता है, और थिकनेस कम होगा तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो दोनों केसेस से दिख रहा है रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि पावर घट गया, पावर घटा तो डलनेस हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत लंबे समय से जो यूज होता है उसके लिए ये इफेक्ट है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है वो फिलामेंट, तो उसका थिकनेस कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है रोएल बाई ए होता है। एक चीज और, जो फिलामेंट होगा देखे होगा कि एकदम ऐसा महीन तार को ऐसा ऐसा किया रहता है, देखे हो? ये राउंड राउंड क्यों घुमाया रहता है पता है? बोलो। बोलो। यस सर। जो फिलामेंट हम लोग यूज करते हैं वो देखे हो कभी? एकदम राउंड राउंड गोल 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 बहुत पतला सा वायर को किया हुआ रहता है, जो बोलते हैं टंगस्टन का बना होता है। सब था ना 10th क्लास में। टंगस्टन का होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हम लोग ऐसा से बहुत पतला यूज करते हैं क्योंकि एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ऐसा गोल गोल किया रहता है क्योंकि इतने दूर में ही ज्यादा लेंथ हो सके, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। ये सब 10th क्लास का था। ये कभी देखे हो कि अगर हम जिस भी रूम की बात कर रहे हो उसमें बल्ब जल रहा है, अगर हम उसमें एसी फ्रिज या किसी का मतलब हाई इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस यानी कि जो ज्यादा एनर्जी खींचता हो उसे ऑन करते हैं तो जो बल्ब होता है उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाता है, देखे हो कभी? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हेलो। यस सर। आवाज नहीं जा रहा है क्या? नो सर, अभी ठीक है। कट रहा था क्या बीच में? नहीं सर, ठीक है। तो फिर बोलो कि हाँ ऐसा देखे हो या नहीं। जैसे बोल रहे हैं कि किसी भी रूम में बल्ब जल रहा है, अगर हम उसमें एसी फ्रिज या फिर मतलब हाई इलेक्ट्रिकल अप्लियंस हैवी अप्लियंसेस को ऑन करते हैं तो उसका जो ब्राइटनेस होता है वो थोड़ा घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में अगर सोचा जाए तो दोनों तो पैरेलल में ही थे, तो पोटेंशियल तो दो दो 20 वोल्ट ही मिलना चाहिए दोनों को। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाता है? सर ठीक है। करंट जो जा रहा था उसके क्रॉस वो कम गया। ठीक है। करंट का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। कैसे पड़ता है तो उसे हम सर्किट से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियल है वी है, स्मॉल आर है, ये आर है। इधर हम एक हीटर लगा दिए। ठीक है। हीटर गीजर जो भी है, इसका रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं आर डैश है। तो आर डैश जो होगा ये मच मच ग्रेटर देन आर है, यानी कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का है।
ठीक है, इसका अगर हम इक्विवेलेंट देखें, आर इक्विवेलेंट यानी कि इस दोनों का आर इक्विवेलेंट अगर हम देखते हैं तो देख रहे हैं आर आर डैश बाई आर प्लस आर। ये जो वैल्यू है ये क्या स्मॉलर देन आर होगा, क्योंकि जब भी हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है इन जो छोटा वाला होता है उससे भी कम होता है, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो स्मॉलर देन आर होगा। हम यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं जिसे हम ऑन करेंगे ऑफ करेंगे। तो अगर ये जो स्विच है ये अगर ओपन है तो ओपन है तब हम देख रहे हैं कि बैटरी से जो करंट जा रहा है वो V बाई आर प्लस आर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये दो पॉइंट्स को A और B बोले तो भी हम लिख सकते हैं कितना, तो E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, कितना लिख सकते हैं, इसे हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। अब के को हमने क्लोज कर दिया यानी कि स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज जैसे करे तो इसमें से करंट जो बहेगा आई डैश बहेगा यानी कि V बाई आर इक्विवेलेंट प्लस आर बहेगा। ये ध्यान से देखो तो आर इक्विवेलेंट जो है ये आर से छोटा है, यानी कि इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें ऊपर वाले से तो ये जो वैल्यू है ये हमें करंट क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट चूंकि छोटा है ये करंट क्या मिलेगा आई डैश बताओ, ग्रेटर देन आई मिलेगा। राइट। ठीक है, अगर ग्रेटर देन आई तो अगेन अगर हम लोग लिखें कि VA इस बार कितना होगा, तो यहाँ से EMF तो इसका चेंज नहीं हो रहा है बैटरी का, आई डैश इंटू स्मॉल आर। अब चूंकि आई डैश ज्यादा है तो हमें दिख रहा है ये जो पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड कर रहा है वो अब कम प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है। तो 20 वोल्ट का अगर यूज करे होंगे तो उससे अब कम ही पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम 1 और 2 को देखें, 1 एंड 2, तो हमें क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल VAB डैश इज लेस देन VAB। ठीक है, ध्यान से देखो तो EMF E तो सेम रहेगा, आई डैश ज्यादा है तो E में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो VAB डैश जो है कम है। यानी कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो भी सोर्स था हमारा वही अब कम एनर्जी सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है दोनों डिवाइसेस के पास, यानी कि बल्ब के पास भी और वो जो हैवी अप्लायंस था उसके पास। क्लियर है इतना, यानी कि यहाँ से हम यस। समझ सकते हैं कि ज्यादा करंट तो किस रहा है, यानी फोर्थ है या फिफ्थ, फोर्थ। ये वाला चीज शायद सबको पता होना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, दूर ज्यादा दूर तक अगर हमें पावर ट्रांसफर करना हो यानी कि करंट भेजना हो तो हम लोग हाई वोल्टेज यूज करते हैं। ठीक है, देखे होगे कि हाई वोल्टेज यानी कि एक शहर से दूसरे शहर तक जाता है तो बीच में बहुत लंबे लंबे खंभे होते हैं, उसके ऊपर से करंट जा रहा होता है और उस पर लिखा होता है कि डेंजर, दूर ही रहें, बहुत ही हाई वोल्टेज वाला है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम दूर दूर तक अगर पावर ट्रांसफर करना हो तो हम लोग हाई वोल्टेज करंट यूज करते हैं, यानी कि ज्यादा पोटेंशियल का करंट हम लोग भेजते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारा पावर हाउस है, ठीक है ये पावर हाउस है और ये हम शहर तक अगर भेजना चाहते हैं कि हमारा सिटी है, सिटी या टाउन जो भी कॉलोनी है, यहाँ से यहाँ तक हम पावर भेजना चाहते हैं, करंट भेजना चाहते हैं, तो क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ जो भेजा जाता है वो बहुत हाई वोल्टेज रहता है, हाई वोल्टेज में भेजते हैं। यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और इस ट्रांसफार्मर से फिर कम करके 220 वोल्ट 220 वोल्ट सब घरों में भेजा जाता है। ठीक है, तो वही है कि हम हाई वोल्टेज क्यों भेजते हैं, कोई बताएगा। बोलो। नहीं।
जैसे कि अगर हमें सीटी का जो पावर चाहिए, तो ये पावर जो है तो कांस्टेंट है, यानी कि अगर हमें घर में इतना चाहिए, इतना पावर चाहिए, तो उतना पावर हमें सप्लाई करना है, यानी कि पावर जो है कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई पावर जो होता है अगर करंट के रिस्पेक्ट में ले तो पी इंटू वी इंटू आई होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आई जो है वो पी नॉट बाई वी है। ठीक है, ये करंट हमें मिली। अब हीट लॉस यानी कि इसके इस वायर में अगर रेजिस्टेंस होगा तो हीट लॉस होगा। हीट लॉस कितना होगा, तो हीट लॉस तो हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी, टाइम अगर रहे तो। ठीक है, यानी कि पर यूनिट टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चीज हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पी नॉट स्क्वायर आर बाई वी नॉट स्क्वायर। तो पी नॉट यानी कि हमें ये इतना पावर भेजना था, वो कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस जो भी वायर हम यूज किए हैं उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब बच गया वी, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो हीट रेट ऑफ हीट है, हीट पर सेकेंड अगर पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलो पोटेंशियल का स्क्वायर है। तो जितना हाई वोल्टेज उतना ही कम हीट लॉस। ठीक है, जितना हाई वोल्टेज उतना ही कम हीट लॉस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम ज्यादा रखते हैं। क्लियर है? भी शुड भी इतना बात में किसी को दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, तो इतना चीज हमें जानना है इलेक्ट्रिक करंट में। ये जो है पावर वाले हैं तो पावर वाले पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तो पावर को हमेशा ध्यान रखना है कि हम भी यूज करें कांस्टेंट या करंट यूज करें। तो सर्किट देखकर समझ में आना चाहिए, तो इन सब चीजों से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी बुकलेट है उसे सॉल्व करो और एच सी वर्मा कंप्लीट करो, जहाँ डाउट हो उससे पूछो। ठीक है, एच सी वर्मा कंप्लीट हो गया है, करंट का कुछ बाकी है? लास्ट में कुछ था पावर वाला। ठीक है, तो उसे कंप्लीट कर लो, मोस्टली इन सब चीज से रिलेटेड होगा, आरसी सर्किट इन सब से होगा। और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछ लेना। और नेक्स्ट उसके क्लास आगे में वाला तो चैप्टर जो है क्या, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला। केमिकल वाला हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो जो केमिकल रिएक्शन से सब चीजें रिलेटेड होते हैं वो केमिस्ट्री में बता दिया जाता है। नस्ट इक्वेशन ये सब हो गया है, यस तो सेल्स के बारे में तो बताया गया होगा, यस सर। तो वही चीज उसमें दे रखा है। तो वो वाला भी करना है। ना वो नहीं करना है, अगर केमिस्ट्री पढ़े हो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं, बस रीडिंग डाल लेना एक बार। ठीक है, हाँ कुछ दिया है तो ऐसा थोड़े है कि नहीं जानेंगे तो जान जाएंगे तो खराबी करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो रीडिंग डाल लेना, क्वेश्चन करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, उसमें पावर वाले करने हैं तो उसमें हम बता देंगे कौन कौन से करने हैं, देख लेते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों कंप्लीट कर लो, बुकलेट और वो। नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं तो फिर ये शुरू कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मैग्नेटिज्म। थैंक यू सर।